हाय क्लास 10th वालों, मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए सोशल साइंस की एक कंप्लीट सीरीज, जिसको हम पढ़ेंगे बहुत ही कम समय में और एकदम शानदार एनिमेशन के साथ में। ठीक है, तो देखो हम स्टार्ट करते हैं हमारा ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। ठीक है, तो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी से। तो सबसे पहले हम समझते हैं बायोडाइवर्सिटी को। तो देखो बायोडाइवर्सिटी किसको कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी इज द नंबर एंड वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म दैट आर लिविंग इन एन इकोसिस्टम। इसको क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसको अदर वर्ड्स में कैसे बोल सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी इज अ मेजर ऑफ द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्ट इन डिफरेंट इकोसिस्टम। मतलब कि देखो, जैसे हमारे इकोसिस्टम में बहुत सारे एनिमल्स है, तो ये एनिमल्स के अंदर बायोडाइवर्सिटी है। जैसे हमारे इकोसिस्टम में प्लांट भी बहुत सारे, तो ये प्लांट के अंदर बायोडाइवर्सिटी है। जैसे बर्ड्स भी बहुत सारे, तो ये बर्ड की बायोडाइवर्सिटी है। समझ में आया? तो बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी। क्लियर है ना बेटा? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्लोरा एंड फौना की तरफ, है ना। तो देखो फ्लोरा किसको कहेंगे? फ्लोरा का मतलब है भैया पेड़ पौधे, है ना, और फौना का मतलब है एनिमल्स। ठीक है, जानवर वगैरह सारी चीजें फौना कहलाती है। तो हम भैया फ्लोरा किसको बोलेंगे? फ्लोरा रेफर टू द ऑल द प्लांट लाइफ सच एज ट्रीज, है ना, फ्लावर्स एंड अदर वेजिटेशन इन ए स्पेसिफिक रीजन और एनवायरमेंट। मतलब फ्लोरा का मतलब ये है कि पर्टिकुलर किसी रीजन में कितने पेड़ है, कितने तरीके के फूल हैं, कितने तरीके के फल हैं, ये सब उसका फ्लोरा कहलाता है। ठीक है, और फौना पता है किसको कहते हैं? किसी पर्टिकुलर रीजन में कितने टाइप की जानवर पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फौना बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो फौना रेफर्स टू ऑल द एनिमल्स लाइफ इन दैट सेम रीजन encompassing all types of animals, birds, insect and wildlife। क्लियर है? ठीक है, अब देखो इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमारे इंडिया के अंदर बहुत अलग अलग तरीके की बायोडाइवर्सिटी मिलती है। मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीके के एनिमल्स है, बहुत सारे अलग अलग तरीके की फ्लोरा है, बहुत सारा अलग अलग फौना है। ठीक है, तो इंडिया में ये सारी चीजें बहुत अच्छे से मिलती है भैया। ठीक है, इसीलिए तो हमारे भारत के देश को जो है सोने की चिड़िया कहते हैं, हम महान हैं भैया, है ना। देखो इट इज home to 8% of the world biological subspecies, about 1.6 million। देखो क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है भैया कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी तरीके के बायोलॉजिकल स्पीशीज है, उसका 8% तो हमारा भारत ही है। मतलब लगभग 1.6 मिलियन इतनी स्पीशीज हमारे यहाँ पर है बेटा। ठीक है, दिस इज पॉसिबली ट्वाइस और थ्राइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड। मतलब अभी भी ऐसा हो सकता है कि भैया इसका भी डबल, इसका भी दुगना या तिगना नंबर अभी भी ढूंढना बाकी है। ठीक है, मतलब इससे ज्यादा भी पॉसिबल है। ठीक है ना। वी गेट फूड, क्लोथ्स, रॉ मटेरियल, मेडिसिन फ्रॉम फ्लोरा एंड फौना। मतलब इसी फ्लोरा और फौना से हमको ये सारी चीजें मिलती है। हमको खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं, कच्चा माल मिलता है, मेडिसिन मिलता है। ठीक है, ये सब किससे मिलते हैं? हमको फ्लोरा और फौना से मिलते हैं। ठीक है ना। हम इंसान अपनी लालच को पूरा करने के लिए बहुत सारे एनिमल्स को मार देते हैं, बहुत सारे प्लांट को काट देते हैं और काफी सारे पक्षियों को भी मार देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको इन वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को सेव करना जरूरी है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो आपको इसके लिए ये सब पॉइंट लिखने हैं। सबसे पहला पॉइंट है कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जैसे कि वाटर, एयर एंड सॉइल। मतलब आप समझे क्या कहना चाह रहा है ये कि भैया जो कंजर्वेशन है ना, वो क्या करता है? वो हमारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करता है और साथ में वाटर, एयर, सॉइल, इन सब चीजों को भी प्रिजर्व करता है। ठीक है, इट ऑल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट। वो प्लांट की जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी प्रिजर्व करता है। मतलब अलग अलग स्पीशीज को प्रिजर्व करता है ताकि हम अलग अलग स्पीशीज और अलग अलग पौधे को उगा सके। ठीक है, तो ये भी बहुत जरूरी बात है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन द ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज। देखो एग्रीकल्चर में क्या होता है कि हम ट्रेडिशनल क्रॉप के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं ना, पर सोचो अगर किसी पर्टिकुलर क्रॉप जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई, तो उस क्रॉप को हम दोबारा कभी उगा ही नहीं पाएंगे। इसलिए इसको कंजर्व करना जरूरी है। ठीक है, ऐसे ही फिशरीज टू आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन द प्रिजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। अब देखो बहुत सारे लोगों का जीवन मछली के ऊपर डिपेंड रहता है ना। अब सोचो कि पर्टिकुलर कोई सी
सी एक मछली जो है वो मर गई, उसकी सारी प्रजाति, उसकी सारी स्पीशीज ही खत्म हो गई है, तो फिर वो मछली हमको मिलेगी ही नहीं। इसलिए उसको प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कानून बनाया जिसको हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। क्या था इस कानून में, चलो इसके एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1972 which contain a number of provision for protecting the habitat of wildlife animals। मतलब वाइल्ड लाइफ एनिमल्स और इनके घर को, इनके हैबिटेट को बचाने के लिए काफी सारे इसमें प्रोविजंस बनाए गए थे, ठीक है। A list of protected species was also published all over India, ठीक है। मतलब जिन जिन स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना है उनकी एक लिस्ट बनाई गई और इसको ऑल ओवर इंडिया के अंदर पब्लिश किया गया, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने और भी बहुत अच्छे काम किए, जैसे कि रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सम एंडेंजर्ड स्पीशीज वाज प्रोटेक्टेड बाय बेनिंग, पोचिंग, ठीक है, हंटिंग एंड ट्रेडिंग। मतलब पोचिंग को बैन कर दिया गया था, हंटिंग बैन कर दी गई थी और ट्रेडिंग को भी बैन कर दिया गया था, ठीक है। सब्सिक्वेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेवरल स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। मतलब गवर्नमेंट ने कई सारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए थे, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट एम एट प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू सर्टेन फॉरेस्ट एनिमल्स इन सीरियस डेंजर, ठीक है। कई सारे प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए थे जिसके अंदर जो है हम इन सब स्पीशीज को बचा सकते हैं, जैसे कि एक प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है ना। चलो अब हम समझते हैं प्रोजेक्ट टाइगर को कि आखिर ये जो टाइगर है, इतने बड़े जानवर, इतने खतरनाक जानवर को भी बचाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो बिल्कुल पड़ी थी। देखो क्या हुआ था, इन 1973 द ऑथोरिटीज रियलाइज दैट द टाइगर पॉपुलेशन हैड dwindled to 1827 फ्रॉम एस्टिमेटेड 55,000 एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी। मतलब कि भैया 1973 के अंदर जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो 55,000 से घटकर सिर्फ और सिर्फ 1,827 ही रह गई थी। मतलब सोचो कितने सारे टाइगर मारे गए थे, इसलिए उनको बचाना जरूरी था, ठीक है। अब सवाल उठता है कि आखिर लोग टाइगर को क्यों मार रहे थे, तो उसके बहुत सारे रीजन है, जैसे कि पोचिंग कर रहे थे वो इसलिए मार रहे थे, ठीक है। टाइगर के खुद के जो हैबिटेट है वो श्रिंक होते जा रहे थे, कम पड़ते जा रहे थे, ठीक है। डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस्ड स्पीशीज, मतलब टाइगर जिन जानवरों को खाता था वो जानवर ही मरते जा रहे थे, तो ये भी भूख के मारे मरे गए, ठीक है। इसके अलावा जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो भी बढ़ रही थी। इन सब चीजों की वजह से जो है भैया टाइगर की जान खतरे में आ गई थी और काफी सारे टाइगर मर रहे थे, ठीक है। इसके अलावा मैं और भी चीजें बताता हूं आपको, है ना। द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन, पता है टाइगर स्किन का व्यापार हो रहा था, है ना। एंड द यूज ऑफ देयर बोन्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, मतलब भैया इनकी जो हड्डियां हैं उससे मेडिसिन्स बनाई जा रही थी, इसलिए भी लोग टाइगर को मार मार के ले जा रहे थे, ठीक है। अब इतने सारे टाइगर मरेंगे तो उनको बचाना जरूरी है या नहीं है, भैया बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट टाइगर। समझ में आया। अब देखो प्रोजेक्ट टाइगर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड एंड स्टार्टेड इन 1973। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछेंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया, तो आंसर इज 1973, ठीक है। Tiger conservation is not just an attempt to save an endangered species, but it also aim to save a very large biodiversity, ठीक है। बहुत बड़ी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए भी इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब इसमें क्या क्या किया गया, तो काफी सारे नेशनल पार्क बनाए गए, जैसे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान, मानस टाइगर रिजर्व इन असम, पेरियर टाइगर रिजर्व इन केरला आर एग्जाम्पल ऑफ टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया। इतने सारे प्रोजेक्ट बनाए गए थे। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, है ना, आपसे ऐसे पूछेगा कि बताओ भैया कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए उत्तराखंड के अंदर, है ना। सुंदरबन कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए वेस्ट बंगाल के अंदर है, ठीक है। ऐसे बांधवगढ़ कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश के अंदर। सरिस्का कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान के अंदर। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं। ये वाला तो पूछा भी गया है कि पेरियर टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो केरला के अंदर है, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना, यहां से ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन काफी बन जाते हैं, ठीक है। चलो अब आता है वाइल्ड लाइफ एक्ट 1980 एंड 1986, ठीक है भैया। हमने बड़े टाइगर को तो बचा लिया, लेकिन और भी काफी स्पीशीज है जिनको बचाना बाकी है। तो गवर्नमेंट ने एक और कानून बनाया जिसको हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ एक्ट 1980 एंड 1986। अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1980 एंड 86
100 ऑफ बटरफ्लाइज, देखो किस किस का नाम ले रहे हैं, बटरफ्लाइज, मोथ्स, ठीक है, बीटल्स एंड द ड्रैगन फ्लाई हैव ऑल्सो बीन इंक्लूडेड इन द प्रोटेक्टेड स्पीशीज इन 1991, ठीक है। 6 स्पीशीज ऑफ प्लांट वर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द लिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, और प्लांट की 6 स्पीशीज को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया था। मतलब ये सब भी खतरे में थे, इसलिए इनको भी जो है बचाने के लिए, कंजर्वेशन करने के लिए कानून बनाया गया था, जिसको हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ एक्ट 1980 एंड 1986 बेटा, ठीक है। देखो अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक का बटन जरूर ठोक देना भैया, ठीक है। और आजकल वो हाइप वाला है ना, वो भी दबा देना, ताकि मेरे को भी मेरी मेहनत जो है उसका कुछ फल मिले। आप लोग सपोर्ट करोगे तभी जाके मेरा चैनल ग्रोथ कर पाएगा, ठीक है ना। तो इतना जरूर कर देना, वो भी आपका मन हो तो कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अब देखो हम स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, है ना। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस, ठीक है। जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे रिजर्व्ड फॉरेस्ट को। क्या कि रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं, तो देखो मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ रिजर्व फॉरेस्ट। क्या बोला कि भैया हमारी कंट्री का आधे से ज्यादा फॉरेस्ट एरिया जो है ना, वो क्या कहलाता है, रिजर्व फॉरेस्ट कहलाता है। क्लियर है, ठीक है। इसको गवर्नमेंट ऑन करती है। ह्यूमन एक्टिविटीज आर नॉट अलाउड इन दिस फॉरेस्ट एरिया, है ना, कंसीडर टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट एरिया। और ये कहां कहां पे प्रेजेंट है, तो देखो जम्मू कश्मीर के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, इन सब जगह पर जो है ये प्रेजेंट है। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। क्या करिए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या है, तो अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ द कंट्री इज प्रोटेक्टेड, ठीक है भैया। 1/3 हिस्सा जो है पूरा फॉरेस्ट एरिया का वो प्रोटेक्टेड है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बोलते हैं। दिस फॉरेस्ट आर प्रोटेक्टेड टू प्रिवेंट फर्दर डिस्ट्रक्शन, ठीक है, आगे डिस्ट्रक्शन ना हो, नुकसान ना हो, इसलिए इसको प्रोटेक्ट किया गया है। इसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही ऑन करती है, ध्यान रखना है बात, ठीक है। लोकल पीपल आर अलाउड टू कलेक्ट फ्यूल, ठीक है, वुड, ग्रेज एंड देयर लाइवली स्टॉक्स। मतलब लोकल पीपल को अंदर जाने दिया जाता है ताकि वो अपना लकड़ी है, फ्यूल है ना, चारा वगैरह ये सब वहां पे ला सके और अपना घर चला सके, ठीक है। बट स्टिल ह्यूमन एक्टिविटीज आर मॉनिटर्ड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन जो है गवर्नमेंट इन सब चीजों का ध्यान रखती है। कहां कहां पे प्रेजेंट है, राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर और बिहार के अंदर ये प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद आता है थर्ड नंबर पे अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अब ये क्या है, तो देखो ऑल अदर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड wasteland that are owned by the government, individual and communities are called unclassified या unclassed forest। मतलब ऐसे फॉरेस्ट जिसको गवर्नमेंट भी ऑन कर रही है, इंडिविजुअल्स मतलब कोई पर्टिकुलर इंसान भी ऑन कर रहा है, और कम्युनिटी समाज भी जिसको ऑन कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट या अनक्लास्ड फॉरेस्ट। क्लियर है, ठीक है। अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरियाज आर रिजर्व्ड फॉरेस्ट, ठीक है, मैनेज बाय द प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट एजेंसीज। कौन मैनेज कर रहा है इसको, प्राइवेट और गवर्नमेंट एजेंसीज को मैनेज करती है। ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड इन देम, मतलब सारी ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड है, लोग जा सकते हैं। कहां कहां पे प्रेजेंट है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर प्रेजेंट है ना, पार्ट्स ऑफ गुजरात के अंदर ये सब प्रेजेंट है, ठीक है। फिर आता है परमानेंट फॉरेस्ट। क्या कि परमानेंट फॉरेस्ट क्या है, रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर परमानेंट फॉरेस्ट एरिया दैट आर मेंटेन फॉर टिम्बर, ठीक है, अदर फॉरेस्ट मटेरियल एंड देयर प्रोटेक्शन। परमानेंट फॉरेस्ट पता है कौन है, देखो रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर परमानेंट फॉरेस्ट। ध्यान रखना, रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इन दोनों को मिला के हम परमानेंट फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। चलो काई के लिए इसको रिजर्व कराया जा रहा है या किन चीजों के लिए किया जाता है, तो टिम्बर मतलब लकड़ी के लिए, ठीक है, और भी जो दूसरे फॉरेस्ट मटेरियल है ना, उन सब के लिए इनको जो है परमानेंट किया गया है और बचाया जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश है the largest area under permanent forest constituting 75% of its total forest area। ध्यान रखना कहां पर है भैया, सबसे ज्यादा हिस्सा मध्य प्रदेश के अंदर है। कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। अब हम समझेंगे कम्युनिटी एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन को, ठीक है, मतलब कैसे अलग अलग कम्युनिटी ने फॉरेस्ट को कंजर्व किया है, इस चीज को हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे सरिस्का टाइगर रिजर्व को। तो देखो सरिस्का टाइगर रिजर्व में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने जो है वहां पर माइनिंग स्टार्ट
स्टार्ट कर दी थी। लेकिन वहां के लोग जो है इस पूरी जगह को रिजर्व करना चाहते थे, बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो है अपोज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये लोग मानते थे कि भैया अगर नेचर है तो फ्यूचर है, और इनकी जीविका भी इसी से चलती थी, इसलिए इन्होंने एक्टिविटी जो है माइनिंग वगैरह उसको बैन कर दिया था, वहां से इनको हटा दिया गया था। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं अलवर डिस्ट्रिक्ट, है ना। अब देखो अलवर डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ कि अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर है। कहां पर है ये? राजस्थान के अंदर है। ठीक है, उस अलवर डिस्ट्रिक्ट के आसपास के 5 गांव जो है ना, वहां पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक 1200 हेक्टेयर की जो फॉरेस्ट जमीन है, ठीक है, उसको उन्होंने अपनी मर्जी से एक सेंचुरी बना दिया था, जिसका नाम रखा था भैरवदेव डाकर सेंचुरी। क्या नाम रखा? भैरवदेव डाकर सेंचुरी भैया। ठीक है, और इस सेंचुरी के उन्होंने अपने खुद के नियम कानून भी बनाए। उन्होंने कहा कि अब इस जगह पे जो है कोई हंटिंग नहीं हो सकती है, कोई पोचिंग नहीं हो सकती है, और हमको कैसे भी करके जो है वाइल्ड लाइफ को बचाना भी है, और जो बाहरी आउटसाइड इंक्रोचमेंट होता है उसको भी मना करना है। मतलब ये सब चीजें हमारे यहाँ पर नहीं हो सकती है। ठीक है भैया, तो ये कहानी थी अलवर डिस्ट्रिक्ट की, है ना। इसके बाद जो है फिर आता है चिपको मूवमेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चिपको मूवमेंट जो है ये इंडिजीनियस कम्युनिटी ने स्टार्ट किया था हिमालय के अंदर। कहां पर? हिमालयन रीजन में इंडिजीनियस कम्युनिटी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, बेसिकली क्या है कि वहां पे कुछ लोग जो है पेड़ों को काट रहे थे, तो काफी सारी महिलाएं जो है उन पेड़ों से जाके इस तरीके से चिपक गई थी, और कई दिनों तक इन पेड़ों से चिपक के खड़ी रही थी। मतलब ये यूं बोलना चाह रही थी कि अगर तुमने पेड़ को काटने से पहले तुम हमको काटो, तभी जाके जो है हम इन पेड़ों को काटने देंगे। तो इन्होंने इस तरीके से पेड़ की बहुत सुरक्षा करी, है ना। तो ये आंदोलन जो है, ये मूवमेंट बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। और इन्होंने ऐसा नहीं कि पेड़ को बचाया, इन्होंने कहा कि हमको नए नए पेड़ भी लगाने चाहिए, जिससे ही हमारी जो नेचर है वो अच्छा खासा बना रहेगा। ठीक है, अब हम समझते हैं बीज बचाओ आंदोलन को। तो इस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी हैनवल रिवर वैली तेहरी उत्तराखंड से। ठीक है, और इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे विजय जरदारी, जो कि ये थे। ठीक है, अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि आखिर बीज होता कैसे और किस तरीके से उसको बोया जाता है। तो देखो, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, है ना, कि हम एक बीज को बोते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि भैया उस बीज में से ऐसे जड़ें वगैरह निकलना स्टार्ट हो जाती है, फिर धीरे धीरे पूरा जो है और जड़ें नीचे फैलती जाती है ना। उसके बाद में फिर पौधा बड़ा होता है और ऐसे कंप्लीट एक पौधा बन जाता है। ठीक है, अब सोचो कि अगर इस बीज में ही कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर जो पौधा है उसमें दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी। तो बस यही बात जो है ये विजय जरदारी बोलना चाह रहे थे कि यार हम जो इतने सारे जो केमिकल्स यूज कर रहे हैं खेतीबाड़ी करने के लिए, उसकी वजह से हमारे जो बीज की क्वालिटी वो खराब होती जाएगी, बीज खत्म होता जाएगा। तो ये कह रहे थे कि आपको जो है अगर आपको फसल उगानी है या बीज यूज करना है तो आप उस पर केमिकल वगैरह बीज पे मत डालो, मतलब अच्छा क्वालिटी का नेचुरल वाला बीज आप यूज करो, जिससे जो पौधा आएगा वो भी बढ़िया आएगा और हमारी फसल भी अच्छी होगी और बीज भी बच के रहेगा। ठीक है, बस यही बात इन्होंने बोली थी बीज बचाओ आंदोलन के अंदर। ठीक है ना। अब हम समझते हैं सेक्रेड ग्रुप्स को। सेक्रेड ग्रुप्स का मतलब होता है पवित्र बगीचे या पवित्र पेड़ पौधे। ठीक है, तो देखो कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनको हमको किसी ने नहीं कहा कि उनको बचाना है, फिर भी हम उनको बचाते हैं क्योंकि हम उनकी पूजा करते हैं, हम उनको एक तरीके से देवी देवता मान के उनको पूजते हैं, इसलिए हम उनको बचाते हैं। और ऐसे ही बगीचों को, ऐसे ही ग्रुप्स को हम लोग बोलते हैं सेक्रेड ग्रुप्स। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे देखो छोटा नागपुर रीजन के अंदर जो मुंडा और संथल कम्युनिटी है ना, वो महुआ और कदम्बा ट्री की वर्शिप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही बिहार में, है ना, बिहार और ओडिशा की जो कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज है वो इमली और आम के पेड़ों की जो है पूजा करते हैं। ठीक है, इसलिए वो वहां पर जो है इनको क्या बोलते हैं, सेक्रेड ग्रुप्स। आपने भी अपने इंडिया के अंदर या बहुत सारी जगह पे देखा होगा, कुछ लोग पीपल को पूजते हैं, है ना, बरगद के पेड़ों की पूजा करते हैं, तो इनको वो क्या मानते हैं, सेक्रेड ग्रुप्स मानते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने एक और चीज नोटिस करी होगी, राजस्थान के अंदर एक जगह है जिसको बोलते हैं बिश्नोई विलेज। ठीक है, सुना है ना आपने बिश्नोई वाला नाम, ये तो कहानी सबको पता है, सलमान खान का केस जुड़ा हुआ है इससे, है ना। यहाँ पे ब्लैक बक, चिंकारा, नीलगाय, मोर, इन सब पशु पक्षियों की रक्षा की जाती है। ठीक है, इनको एक तरीके से इनको प्रोटेक्ट करना उनका धर्म है ना, तो ये एक तरीके से उनके लिए जो है सेक्रेड हो चुके हैं। समझ में आया? ठीक है, अब आता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम इन इंडिया। चलो इसको समझते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स है ना, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले वो और वहां के लोकल पब्लिक, वो दोनों आपस में मिलकर हमारे जो फॉरेस्ट है उनकी सुरक्षा करते हैं, उनको कंजर्व करते हैं। बस इसी को हम बोलते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, और इसके बदले इन लोकल पब्लिक को क्या मिलता है, इस जंगल की सुविधा मिल जाती है, इससे वो सामान लेके अपना जीवन गुजारा कर सकते हैं। ठीक है,
तो इनको और इनको सैलरी मिल ही रही है सिंपल सी, तो इसी को क्या बोलेंगे, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट बोलेंगे, ठीक है ना। चलो अब आता है एक कोट जिसको बोलते हैं 487 BC भगवान बुद्ध ने दिया था, ठीक है। देखो क्या बोला था इसमें, सिंपल सी बात है, भगवान बुद्ध ने कहा था कि देखो जो पेड़ पौधे हैं वो इतने दयालु हैं, इतने काइंडनेस है कि वो हमको हर एक चीज देते हैं, यहाँ तक कि अगर कोई उनको मारने भी आए, कोई कुल्हाड़ी लेके उनको मारने भी आएगा उसको भी ये छाया देंगे, ठीक है। तो हमको इनको बचाना चाहिए क्योंकि इन्हीं से हमको ऑक्सीजन, फल फूल सब कुछ इससे ही मिलती है, इसलिए पेड़ पौधों की सुरक्षा करनी चाहिए। तो ये एक फेमस कोट था, ठीक है।